नमस्कार दोस्तों। आइए आज सुनते हैं मालती जोशी जी की लिखी एक कहानी विदा। तो कहानी विदा शुरू करें दोस्तों। जगन और सुषमा गोवा से लौट आए। हॉस्पिटल से लौट कर इन्होंने बताया तो इतनी उत्कंठित हो उठी मैं कि खाना लगाना भूलकर दनादन प्रश्नों की बौछार कर बैठी। कब लौटे वे लोग? कहाँ कहाँ घूम आए? बम्बई में रुके थे क्या? अपने घर राजनंद गांव गए थे क्या? वहाँ कैसा स्वागत हुआ? कुल मिलाकर ट्रिप कैसी रही? बस करो भाई, एक साथ कितने प्रश्न पूछ डालोगी? इन्होंने मेरी प्रश्न मालिका को बीच ही में काटते हुए कहा। इन सब बातों के उत्तर तो मैं दे भी नहीं पाऊंगा। इस तरह कुरेद कुरेद कर सारी बातें पूछना तो तुम्ही लोगों को आता है, सो तुम ही पूछ लेना। हम लोग तो इतने गहरे में कभी जाते नहीं। वैसे भी हनीमून ट्रिप के बारे में क्या पूछना, अच्छी ही रही होगी। इन्होंने शरारती ढंग से आंखें नचाते हुए कहा। अच्छा जी, रहने दीजिए। मालूम है कितने गहरे में हैं आप। वहाँ सबने मिलकर उसे बोर कर डाला होगा। खैर छोड़िए, यह बताइए सुमी आई थी ड्यूटी पर, कैसी लग रही थी? फिर वही औरतों वाली बात, कैसी लग रही है यह कल खुद ही देख लेना। मैं लंच पर आमंत्रित कराया हूँ दोनों को। कल लंच पर? क्यों? मेरी सारी उत्सुकता अब खीज में बदल गई थी। क्यों से क्या मतलब? अपने दोस्त की शादी की दावत भी ना दूंगा? और फिर यह उसका फेयरवेल भी होगा। फेयरवेल? हाँ, लौटते हुए वह अपना ट्रांसफ़र ऑर्डर भी लेता आया है। दोनों रायपुर जा रहे हैं। चलो यह अच्छा रहा। एक ही शहर में यहाँ उनका रहना ठीक भी नहीं था। रायपुर से जगन का घर भी पास पड़ेगा, पर यह खाने का झंझट बेकार रख दिया आपने। मेरा मतलब है, जनता वैसी ही जली भुनी बैठी है, मैंने चिंतित स्वर में कहा। जनता को मारो गोली, क्या लोगों के डर से अपने दोस्त को छोड़ दूंगा मैं? बुलाऊंगा और डंके की चोट पे बुलाऊंगा। आई डोंट केयर। मुझे सचमुच डर लगता है। अब तुम अपनी भिनभिनाहट बंद करो भाई और खाना लगाओ। इनका पारा गर्म हो चला था। मैंने चुप रहने में ही अपनी कुशल समझी और किचन में जाकर खाना गर्म करने लगी। वे बौखला गए थे तो गलत नहीं था। 1:45 हो रहे थे। 2 कौर पेट में जाते ही इनका मूड ठीक हो गया और ये पूर्ववत हंसने बोलने लगे। ये घर में रहें तब तक मेरा मूड भी ठीक ही बना रहा, पर जब चाय पीकर 5 बजे ये अपनी ड्यूटी पर निकल गए तो मेरा मन फिर आशंकाओं से घिर गया। हाथ तो मेरे काम कर रहे थे, पर सामान की लिस्ट बनाते हुए, नए टेबल मैट्स निकालते हुए, दही बड़ों की दाल भिगोते हुए चिंता की परत सी मन पर छाई रही। चिंता का सबसे बड़ा कारण था सुमी का घर, जो एकदम मेरे घर के पीछे था। हम लोगों के किचन गार्डन्स एकदम मिले हुए हैं और आंगन के दरवाजे एकदम आमने सामने थे। ये दरवाजे प्रायः खुले ही रहते और दोनों घरों का एक घर हो जाया करता था। मुकुल अक्सर उस घर की माजी के पास ही बना रहता था और उस घर की सुषमा इस घर में। वह मेरी हमउम्र थी और इनकी हम पेशा, इसलिए इस घर में उसका आना जाना अक्सर बना रहता था। मुझे भी इस नए शहर में एक प्यारी सी सहेली मिल जाने पर खुशी ही हुई थी। यह तो बहुत बाद में जाना कि सुमी का इस घर के प्रति जो आकर्षण है, उसके मूल में सिर्फ मैं ही नहीं हूँ, जगन भी है। जगन इनका सबसे प्यारा दोस्त था, हंसमुख, बातूनी, आकर्षक व्यक्तित्व का धनी। हर दूसरे चौथे दिन घर आ जाता। जब तक वह यहाँ रहता सुमी भी जमी रहती। हम चारों का एक अच्छा ग्रुप बन गया था। पिक्चर, पिकनिक, शॉपिंग, कोई भी प्रोग्राम हो हम लोग साथ जाते। मौसम इजाज़त नहीं देता तो घर पर ही ताश की बाजी जम जाती।
नन्हा मुकुल खिलौना बना सबके बीच में घूमता रहता। मेरी भी नई नवेली गृहस्थी थी। अपने आनंद में आकंठ डूबी हुई मैं दीन दुनिया से बेखबर थी। जगन और सुषमा के बीच चल रहे प्रणय व्यापार का मुझे कितने दिनों तक पता ही नहीं चला। सच तो यह है कि जगन ने ही अपना राज मुझ पर खोला था। सुनकर एक बारगी तो मैं भौचक्की रह गई थी और फिर अपनी ही बेवकूफ़ी पर खूब हंसी आई थी कि इतने दिनों तक कैसे आंखों पर पट्टी बांधकर बैठी रही मैं। जगन पंडित परिवार के यहाँ स्वयं जाने की हिम्मत नहीं जुटा पा रहा था, इसीलिए मुझे अपना वकील बनाकर वहाँ भेजना चाह रहा था। सब कुछ सुन लेने के बाद मुझ में एक उत्साह का संचार हो गया था। मैंने खुशी खुशी उनका अनुरोध स्वीकार कर लिया, पर मेरी वह खुशी ज़्यादा देर टिक नहीं सकी। सुषमा के घर जाकर मैंने मुंह भर खोला था, लगा जैसे कोई विस्फोट हो गया हो। उसके पिताजी तख्त पर बैठकर किसी धार्मिक ग्रंथ का पाठ कर रहे थे। हालांकि बात मैंने सीधे उनसे नहीं कही थी, माँ जी को माध्यम बनाया था, पर मेरी बात समाप्त होते ना होते उन्होंने एक भारी आवाज़ के साथ पुस्तक बंद की, चश्मा उतारकर हाथ में लिया और फिर जो बोलना शुरू किया तो हमारी अगली पिछली 7 पीढ़ियों का तर्पण कर डाला। मैं हक्की बक्की होकर उनका मुँह ही देखती रह गई। बड़ी देर बाद समझ में आया कि विवाह का प्रस्ताव तो मैं लेकर पहुंच गई थी, पर वर के कुल गोत्र जाति पाति का विचार मुझे छू भी नहीं गया था। उनकी बमबारी बदस्तूर जारी थी। जनेऊ हाथ में लिए वे तरह तरह के श्राप दिए जा रहे थे। लफंगों को घर बुलाने के लिए दोष दे रहे थे। उनके आरोपों का प्रतिवाद करने की ना तो मुझ में शक्ति थी न साहस था। मैं तो बस बुत बनी खड़ी रह गई थी। अंत में जब उन्होंने मुकुल को माँजी की गोद से खींचकर मेरे सामने पटक दिया, तब कहीं मुझे होश आया। अपमान और आंसू दोनों को बड़ी मुश्किल से जब्त करती हुई मैं घर लौट आई थी। ये उतना सा अंतर तब मील भर का हो गया था। और बात यहीं पर नहीं रुकी। शाम को पदम भैया दरवाजे पर आ गए थे और सारा लिहाज छोड़कर वाही तबाही बकने लगे थे। सुषमा पता नहीं कब घर से निकल गई थी और उन्हें हम लोगों पर शक था। वे तो मरने मारने पर उतारू होकर आए थे। पास पड़ोसी बीच बचाव ना करते तो पता नहीं उस दिन क्या हो जाता। दूसरे दिन सुना सुषमा और जगन का विवाह हो भी गया और वे लोग घूमने चले गए। घर वालों का रुख देखकर ही शायद सुषमा ने शीघ्र निर्णय ले लिया होगा। ये और दूसरे 4-5 डॉक्टर्स शादी में गए थे, पर मुझे इन्होंने जानबूझकर नहीं बताया। मेरे डरपोक स्वभाव से अच्छी तरह परिचित जो थे, विवाह की खबर सुनकर डर गई थी कि अब फिर कुछ हंगामा होगा, पर वैसा कुछ नहीं हुआ। वे लोग हाथ मलते रह गए थे। लड़की सज्ञान थी और कानून उसके पक्ष में था। हम दोनों परिवारों का वह स्नेह संबंध एकदम टूट गया था। पीछे का दरवाज़ा अब मैंने बंद ही कर दिया था। बाड़ी में भी चोरों की तरह जाती उन लोगों के आशीर्वचन फिर भी सुबह शाम सुनाई दे जाते और मैं तिलमिला कर रह जाती। वैसे भी लड़ना मेरे स्वभाव से मेल नहीं खाता और इन्होंने भी चुप रहने की सख्त हिदायत दे रखी थी। यह एक पक्षीय युद्ध फिर ज़्यादा दिनों तक नहीं चला। वे लोग खुद ही थक हार कर चुप हो गए। 15 दिनों से तो बिल्कुल अमन चैन था। मैंने छुटकारे की सांस ली ही थी और इन्होंने यह आयोजन कर डाला। फिर से सारे प्रसंगों की पुनरावृत्ति को झेलना मेरे बस की बात नहीं थी और इसीलिए डर लग रहा था। सब्जी वगैरह हम रात को ही ले आए थे, क्योंकि सुबह तो इनके पास समय होता नहीं। उपहार में देने के लिए स्टील का लेमन सेट भी ले लिया था। फिर भी बिस्तर पर पड़े पड़े मुझे याद आया कि हरी मिर्च तो बिल्कुल ही नहीं ला पाए हैं। दरअसल जब से थोड़ी थोड़ी आंगनबाड़ी शुरू की है, हरा धनिया, हरी मिर्च, पुदीना वगैरह लाने की आदत सी छूट गई है।
इनसे कहना तो बेकार था, उल्टे झल्ला पड़ते। मुँह अंधेरे ही उठकर मैं बाड़ी की ओर चली गई। अजीब सी परिस्थिति हो गई है, अपने ही घर में चोरों जैसे रहने लगे हैं आजकल। ज़रूरत भर मिर्च तोड़कर लौट ही रही थी कि आवाज़ आई, बहू। चौंक कर देखा, माँ जी ही थी। इतने अधिकार से मुझे बहू कहने वाला यहाँ और है ही कौन। दरवाजे पर ठिठक कर खड़ी रह गई मैं। उन्होंने एक बार कनखियों से अपने सोए घर की ओर देखा और पूछा, आज सुमी आ रही है ना? आपको कैसे मालूम हुआ? मैंने सशंकित स्वर में पूछा। कल डॉक्टर साहब बात कर रहे थे तब सुना था। इतना गुस्सा आया मुझे। क्या इन लोगों के कान इधर ही लगे रहते हैं? इच्छा तो नहीं थी पर शिष्टाचारवश रुक ही जाना पड़ा। माँ जी शायद कुछ कहना चाह रही थी, क्योंकि पहले तो उन्होंने अपना दरवाज़ा बाहर से बंद किया और फिर अपने बगीचे के सिरे पर आकर खड़ी हो गई। फिर भी उनकी हिम्मत नहीं पड़ रही थी और वे सशंकित नज़रों से बार बार पीछे मुड़कर देख रही थी। कुछ क्षण तो मैंने प्रतीक्षा की, फिर तंग आकर कहा, अंदर आ जाइए ना माँ जी। ना बेटे, अंदर नहीं आऊँगी। बाप बेटे दोनों ने मिलकर जो कसम दे दी है। यहाँ तक भी बड़ी चोरी से आई हूँ। ये पूजा पर बैठे हैं और बाकी सब लोग सो रहे हैं। सुमी के आने की बात सुनी ना तो रहा नहीं गया। कितने बजे आ रहे हैं वे लोग? 1 बजे तक आ जाएंगे, ड्यूटी ख़त्म होने के बाद, मैंने रूखे से स्वर में कहा। कसम वाली बात सुनकर मेरा दिमाग भन्ना गया था। तो बिटिया, मेरा एक काम करोगी क्या? जाते समय सुपारी चावल उसकी झोली में ज़रूर भर देना। लेकिन माँ जी, इतनी सी बात मुझ बुढ़िया की रख लो बिटिया। घर वर तो जिसके भाग्य में जो होता है वही मिलता है, पर कन्या तो कन्या ही रहती है। उसे कभी भी सूने विदाई नहीं देनी चाहिए, अशुभ होता है। फिर आज वह पहली बार पीहर आ रही है, अपने भाई भाभी के घर आ रही है। करोगी ना इतना काम? हाँ या ना कुछ भी नहीं कह पाई, बस मैं उनकी ओर देखती रह गई। फिर उन्होंने आंचल में छुपाया एक ब्लाउज़ पीस निकाला और गुड़ी मुड़ी किया हुआ 2 रुपए का नोट। यह चूड़ियों के लिए, उन्होंने कहा। ये सब रहने दीजिए माँ जी, मैं दे दूँगी, मैंने सख्ती से कहा। वे शायद और इसरार करती, पर उस समय सौभाग्य से आरती की घंटी बज उठी और वे बदहवास सी दरवाज़ा खोलकर घर में चली गईं। उनकी भयचकित आकृति देखकर मुझे करुणा हो आई। औरत की पूरी जिंदगी लोगों से डरते ही बीतती है। किचन का सारा काम निपटाकर मैं फ्रेश हो ही रही थी कि ये लोग आ गए। आते ही कमर में पल्ला खोसकर सुषमा सीधे रसोई में आ गई। लाइए भाभी जी, क्या करवाऊँ? कुछ नहीं करना है रानी, सब तैयार है, मैंने उसके लिए मोढ़ा बिछाते हुए कहा। आप आराम से इस पर बिराजिए और सुनाइए आपकी यात्रा कैसी रही। वह एक बारगी तो शर्म से लाल हो आई, पर 2-4 बार उकसाते ही शुरू हो गई। वह भी बताने के लिए व्यग्र सी थी और इतनी आत्मीयता से शायद किसी ने पूछा ना होगा। 2-3 लोग और आ गए। उनकी प्रतीक्षा में मैं खाना गर्म करती रही, टेबल सेट करती रही और वह अपनी बात कहती रही। उसके पास कहने के लिए काफ़ी इकट्ठा हो गया था। खुशी जैसे उसकी हर बात से छलकी पड़ रही थी। उसे यूँ खुश खुश देखकर बड़ा अच्छा लग रहा था। मुझे सबसे ज़्यादा खुशी तो इस बात की हुई कि ससुराल में उसका बड़ा अच्छा स्वागत हुआ। झटपट विवाह पर ना तो किसी ने आपत्ति उठाई ना आलोचना की। शादी की खुशी में एक शानदार पार्टी भी दे डाली। सास ससुर देवर सबकी प्रशंसा के लिए उसे शब्द नहीं मिल रहे थे। इतनी अभिभूत थी वह। बड़ी देर बाद उसे होश आया। कितनी बेवकूफ़ हूँ ना मैं, आप ही कहे जा रही हूँ, आप भी कुछ सुनाइए। हम अपनी क्या सुनाएं, वही पुराना राग अलाप रहे हैं। खबरें तो इस समय सिर्फ आपके पास हैं। और हमारे दौलत खाने के क्या हाल चाल हैं? सब राजी खुशी हैं? उसने कसैले स्वर में पूछा। हाँ, सब ठीक ठाक ही है।
अब हम लोगों की बोलचाल नहीं है। वह तो खैर होना ही था, मुझ पर गुस्सा नहीं उतार सके तो आपको बलि का बकरा बना दिया, ठीक है ना। असली गुस्सा तो हम पर ही है भाई, मैंने कहा। हम लोगों के कारण ही तो सब गड़बड़ हो गया, सब अरमान धरे रह गए। कौन से अरमान? वही जो हर माँ बाप के दिल में लड़की की शादी के लिए होते हैं। तो इतने दिनों तक क्या सांप सूंघ गया था सबको? जानती हैं, इस अक्टूबर में मैं 26 की हो जाऊंगी। अब तक वे लोग क्या करते रहे? 25-26 तो सुमी आजकल शादी की आम उम्र हो गई है। वैसे पदम भाई साहब बेचारे दौड़ धूप कर तो रहे थे। हाँ, दौड़ धूप तो खूब कर रहे थे। हर बार इतनी ऊंची उड़ान भरते थे कि रिफ्यूजल आना निश्चित हो जाता था। अब यह तो भाग्य की बात है, मैंने अनजाने में ही पदम भाई साहब का पक्ष लेते हुए कहा। पर देखते समय तो आदमी अच्छा ही घर देखता है ना। इन बातों में कोई दम नहीं है भाभी जी। ईमानदारी की बात तो यह है कि 500 रुपये महीना घर में आता किसको बुरा लगता है। अब इन लोगों को आटे दाल का भाव पता चलेगा। हर हफ्ते पिक्चर, हर महीने साड़ी, हर साल सैर, सब भूल जाएंगे जनाब। रहने दे उन सब बातों को अब। तू तो खुश है ना? बस, मैंने कहा। पितृतुल्य भाई के लिए उसके मुंह से ऐसी बातें मुझे अच्छी नहीं लग रही थी। उसका भी दोष नहीं था। ससुराल में इतना स्नेह, इतना आदर बटोर कर लाई थी वह कि उसकी तुलना में यहाँ का व्यवहार और भी कड़वा लग रहा था। खाने पीने, हंसी दिल्लगी में दोपहर कब सांझ में ढल गई पता ही नहीं चला। और लोग तो खा पी कर चले गए थे, पर जगन और सुषमा पीछे रह गए थे। बहुत दिनों के बाद हम लोगों की चौकड़ी जमी थी, इसलिए उठने का मन ही नहीं हो रहा था। मुकुल भी खुश था, बहुत दिनों के बाद उसे अंकल मिले थे, बुआ मिली थी। वे लोग जाने के लिए उठे तब रात के 8 बज रहे थे। सनमाइका की ट्रे में करीने से सजा कर रखा हुआ लेमन सेट दोनों हाथों में उठाकर इन्होंने बड़ी नाटकीयता के साथ कहा, हमारी ओर से तुच्छ भेंट। एकदम अप्रतिभ हो उठा जगन। इस फॉर्मेलिटी की भी ज़रूरत रह गई थी? फॉर्मेलिटी नहीं है यार, इन्होंने उसकी पीठ पर धौल जमाते हुए कहा। छोटी सी चीज़ है, गृहस्थी में काम आएगी। इसे देखकर हमारी याद कर लेना। और मुझे एकदम याद आया, सुमी जरा अंदर तो आ। वह भीतर आई। उस समय मैं ठाकुर जी की चौकी के सामने पाट बिछाकर रंगोली डाल रही थी। यह क्या भाभी, मुझे फिर से खाना खिलाने का इरादा है क्या? तू पहले चुप करके बैठ, तो फिर बताऊंगी। क्या बोरियत है। वह भुनभुनाई और मुंह पर एक बेजारी ओढ़कर बैठ गई। एक थाली में सुपारी चावल निकाल लाई मैं। पहले उसका कुमकुम तिलक किया, फिर उसके आंचल में रुमाल बिछाकर 3 बार अंजूरी भर भर चावल उसमें डालती गई। कुछ दाने माथे पर भी, ठीक वैसे ही जैसे माँ ने मेरी विदा के समय किया था। वह गंभीर बनी सब कुछ देखती रही, पर ज्यों ही मैंने एक ब्लाउज पीस और 5 का नोट निकाला तो उसने मेरा हाथ पकड़ लिया। बस भाभी जी, इतना बड़ा प्रेजेंट दे दिया है आपने, अब इसकी ज़रूरत नहीं है। वाह, ज़रूरत कैसे नहीं? प्रेजेंट तो अपनी जगह है पगली, यह तो बिदा का दस्तूर है। साड़ी ना सही, बहन बेटी के लिए एक ब्लाउज का कपड़ा तो हो। डॉक्टरनियों के लिए कोई अलग नियम थोड़े ही हैं। और ये रुपए चूड़ियों के लिए हैं, मना नहीं करते, मैंने बुजुर्गाना लहजे में कहा। कुछ देर तक तो आश्चर्य से मुझे देखती रही, फिर उसकी बड़ी बड़ी आंखों में पानी भर आया और दूसरे ही क्षण मेरे कंधे पर सिर रखकर वह भरभरा कर रो उठी। विदा। दोस्तों, आशा करती हूँ कहानी आपको पसंद आई होगी। हर लड़की की विदा पर रुलाई तो आती ही है। कल फिर मिलेंगे एक नई कहानी के साथ। आपका समय शुभ हो। नमस्कार।